वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी झारखंड पीजीटी कॉमर्स का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस फाइनेंस का प्रैक्टिस सेट 23। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूंजी का स्रोत है। ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कैपिटल इज। ऑप्शन देखिए कौन कौन से दिए हुए हैं। समतांश यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल, बी अधिमान अंश प्रेफरेंस शेयर्स, या सी ऋणपत्र डिबेंचर्स, डी उक्त सभी। तो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ कैपिटल की बात करी गई। इन सारे सोर्सेज से ही, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो या इक्विटी शेयर कैपिटल या डिबेंचर्स हो, इन सब से ही कैपिटल कलेक्ट करी जाती है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज उक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनियोक्ता के दृष्टिकोण से पूंजी लागत है। फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज। ऑप्शन देखिए, विनियोक्ता मतलब कौन होता है, इन्वेस्टर, जिसने पूंजी लगाई है। तो उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, पूंजी की लागत क्या है। ऑप्शन देखे गए, पूंजी त्याग का प्रतिफल, मतलब पूंजी जो देते हैं दूसरे को, कैपिटल जो त्याग कर रहे हैं, मतलब एक तरह से दूसरे को दे रहे हैं, तो उसके बदले में जो कुछ भी कंसीडरेशन मिल रहा है। यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस भी बाजार मूल्य है, मार्केट वैल्यू से ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो विनियोक्ता की दृष्टि से पूंजी लागत है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दैट इज पूंजी लागत पूंजी त्याग का प्रतिफल है, यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोलोमन इजरा ने पूंजी लागत को कहा है। सोलोमन इजरा हैज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज। ऑप्शन देखिए, सोलोमन इजरा ने पूंजी की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या कहा है। ऑप्शन देखिएगा, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, बी स्कंद विपणि मूल्य, स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू, सी जोखिम का पुरस्कार, रिवार्ड ऑफ रिस्क, डी पूंजी व्ययों की कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सोलोमन इजरा ने कहा है कि पूंजी व्ययों की कट ऑफ रेट है, यानी इनके हिसाब से पूंजी लागत को कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजी लागत अवधारणा सही है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रेलिवेंट। ऑप्शन देखिए, पूंजी संरचना निर्धारण में, इन डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट इसको अपनाया जाता है तो इससे क्या हेल्प मिलती है। बी देखिएगा, विनियोग निर्णयन में, इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सी परियोजना मूल्यांकन में, इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, डी उक्त सभी, इन ऑल द एबव। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूंजी संरचना निर्धारण में या फिर विनियोग निर्णयन में या फिर परियोजना मूल्यांकन में, इन सभी में ही ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये हेल्पफुल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी उक्त सभी में, इन ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंची पूंजी लागत प्रमाण है, हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एविडेंस ऑफ। ऑप्शन देखिएगा, ए व्यवसाय की आय कम है, लो इनकम ऑफ द बिजनेस। कहते हैं अगर पूंजी की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई लग रही है तो रीजन क्या हो सकता है। एक बात समझिएगा कि अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि जो इनकम है अगर वो ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं वो कम लगेगी। लेकिन इंटरेस्ट की रेट कम कब नहीं लगेगी, यानी ज़्यादा कब लगेगी, जाहिर सी बात है कि उस पर अर्निंग कम हो रही हो। तो व्यवसाय की आय कम है, पहला रीजन दिया गया। दूसरा भी अत्यधिक जोखिम है, यानी रिस्क बहुत ज़्यादा, तब भी आपको लग सकती है पूंजी की लागत यानी कि ऊंची पूंजी लागत प्रमाण है किस बात का, अत्यधिक जोखिम का। सी असंतुलित पूंजी संरचना, अनबैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, और डी उक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डी उक्त सभी, यानी कि सारे ही रीजन्स हैं हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, एविडेंस हैं इन सब चीज़ों को। जब जब देखा गया हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल माना जाता है, लो इनकम ऑफ द बिजनेस, टू मच रिस्क है, अनबैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अनबैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जैसे कुछ तो ऐसी कैपिटल है जो कि लो गियरिंग है, या यूं कह लीजिए कि उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड कम देना पड़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जिस पे ज़्यादा भी देना पड़ रहा है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट लागत के संबंध में कौन सा कथन उचित है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो स्पष्ट लागत का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप कैपिटल एक्वायर कर रहे हो उस पर जो पेमेंट देना पड़ रहा है, जिसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल या पूंजी की लागत कहते हैं, वो जब क्लियर है तो क्या है, वही है स्पष्ट लागत। ऑप्शन देखिए, ये कोषों का उपयोग करने पर उत्पन्न होती, इट अराइजेज ऑन द यूज ऑफ फंड्स। बी पूंजी कोषों की अवसर लागत है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल फंड्स। सी ये कोष प्राप्ति के समय उत्पन्न होती, इट अराइजेज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड्स।
और डी है उक्त सभी यानी कि ऑल द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जब आप फंड्स को एराइज करेंगे तो उसी टाइम पे पता चलेगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कि फ्यूचर में इसके बदले कितनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो भी इसका कंसिडरेशन है पे करना पड़ेगा। राइट आंसर है सी, यह कोष प्राप्ति के समय उत्पन्न होती है। इट एराइजेज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पष्ट लागतें उत्पन्न होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट एराइजेज व्हेन, ऑप्शन देखिएगा, जब रोकड़ अंतर्वाह देयर इज कैश इनफ्लो। बी, जब कोषों का उपयोग किया जाए द फंड्स आर यूटिलाइज। सी, जब कोष प्राप्त किए जाए द फंड्स आर एक्वायर्ड। और डी, उक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए स्पष्ट लागत की बात कही गई, जब हम कैपिटल को एराइज करते, फंड्स को एराइज किया जाता है उस टाइम पता चलता। और अस्पष्ट लागतें क्या होती है, जो कि बाद में पता चलता है। आपने एराइज तो कर लिया लेकिन जब आप उसको यूज करना चालू करते तब समझ में आता है कि हाँ जो हमने सोचा था उससे क्या अलग है कुछ। तो यहां पर अस्पष्ट लागतें उत्पन्न होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, कि जब कोषों का उपयोग किया जाएगा तभी पता चलेगा। तो यहां पर द फंड्स आर यूटिलाइज, राइट आंसर क्या है, द फंड्स आर यूटिलाइज। इम्प्लिसिट कॉस्ट एराइज व्हेन द फंड्स आर यूटिलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पूंजी लागत के संदर्भ में सत्य कथन है। करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज। ऑप्शन देखिएगा, ए, ये संयुक्त या औसत पूंजी लागत, इट इज कंबाइंड आर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बी है एकाधिक स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने पर इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन कैपिटल इज रेज्ड थ्रू मोर देन वन सोर्स। सी, ये पूंजी व्यय प्रस्तावों का मापदंड है। इट इज ए क्राइटेरिया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल। और डी, उक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कि अब संपूर्ण लागत पूंजी लागत के संदर्भ में है कि भाई ये कंबाइंड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर में डेब्ट कैपिटल भी होगा, ओन फंड कैपिटल होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स होंगे। और भी कोई मीडियम हो सकता है, कोई भी अदर सोर्सेज से भी ये कैपिटल लाई जा सकती है। तो कंबाइंड कैपिटल के बारे में क्या ख्याल है, तो ये कंबाइंड और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। दूसरा, इट इज यूज्ड व्हेन कैपिटल इज रेज्ड थ्रू मोर देन वन सोर्सेज। और तीसरा, इट इज क्राइटेरिया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल। भाई ये क्राइटेरिया है, जब आप फंड्स को राइज करेंगे, फंड्स को राइज करते हैं तो किस लिए करते हैं, इसलिए कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये सारे ही इसके रीजंस में सत्य है संदर्भ में। तो राइट आंसर होगा डी, उक्त सभी यानी कि ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12% ऋण पत्रों की लागत होगी यदि ऋण पत्र 1 लाख रुपए निर्गमन पर बट्टा 5% निर्गमन व्यय 1000 रुपए शोधन योग्य 10 वर्ष बाद हो। इफ डिवेंचर्स आर ₹1 लाख। अब जरा देखिएगा यहाँ पर समझिएगा कि क्या क्या चीजें हैं और हमें किस फार्मूले से इसको कैलकुलेट करना है। तो इफ डिवेंचर्स आर ऑफ ₹1 लाख, डिवेंचर कितने के हैं, 1 लाख के हैं और डिस्काउंट पर इशू हो रहा है 5% के। एक्सपेंसेस कितना है, 1000। रिडीमेबल आफ्टर 10%, 10 साल बाद, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद है। और देन कॉस्ट ऑफ 12% डिवेंचर विल बी। तो 12% डिवेंचर अगर बात करा जाए 1 लाख पर 12% डिवेंचर है तो इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 12% के हिसाब से 12,000 हो जाएगा। तो आइए हम इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम इस पर जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, ये कॉस्ट बिफोर टैक्स है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला देखिएगा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट पेएबल प्लस ये हो जाएगा ये मैच्योरिटी वैल्यू पर क्या आएगा और माइनस करेंगे ये नेट प्रोसीड अपॉन क्या कर देंगे जो नंबर ऑफ ईयर होता है यानी कि n, डिवाइडेड बाई करते हैं कि ये मार्केट वैल्यू माइनस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस है यहाँ पर, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो प्लस कर देंगे और नेट प्रोसीड अपॉन 2 और इनटू कर देंगे 100। अब देखिएगा कि जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि इंटरेस्ट पेएबल कितना होगा, तो 1 लाख के डिबेंचर पर 12% के हिसाब से है तो इंटरेस्ट पेएबल कितना हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। और मैच्योरिटी वैल्यू है तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 लाख का। देखिए फेस वैल्यू पर डिबेंचर इशू, डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हमेशा फेस वैल्यू पर होगा। अब ये अलग बात है कि नेट प्रोसीड, जब अभी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हुए तो जाहिर सी बात है कि डिस्काउंट भी माइनस होगा और उस पर होने वाला कोई एक्सपेंस भी माइनस होगा। अब क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डिस्काउंट इस पर कितना 5%। अब बताइए 1 लाख का 5% कितना होगा 5,000 हो जाएगा, और अदर एक्सपेंसेस भी है 1,000, तो 5,000 वो और 1,000 वो दोनों मिला के कितना हुआ 6,000 हुआ। अब जब 6,000 हम माइनस करेंगे 1 लाख से तो हमारे हाथ में कितना आएगा 94,000। ये 94,000 क्या है नेट प्रोसीड है। अब देखिए यहाँ पर बहुत, अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो भी कैलकुलेशन का है उसको हम शॉर्ट में निपटाएंगे। हाँ ये कह सकते हैं कि अगर आपको ये सारी बातें हमारी समझ में आ रही है, आपके हार्ट तक जा रही है, तो फिर क्या करेंगे आप हमारे कोर्सेज में आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, वहाँ पर सारी बातें हम डिटेल में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जैसा कि हमने कहा 1 लाख पर 5% डिस्काउंट यानी कि 5,000 और प्लस 1,000 ये खर्च हो जाएगा, तो हमारे हाथ में जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा नेट प्रोसीड होगा, और वो हो जाएगा 6,000 माइनस हो जाएगा तो 94,000। अच्छा मैच्योरिटी पे क्या पेमेंट करना पड़ेगा, वो तो 1 लाख ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो आइए जरा अब इसको सॉल्व करते हैं, पूरी बात समझ चुके हैं। डिबेंचर 1 लाख के हैं और इसी 1 लाख पर इंटरेस्ट होगा 12% के हिसाब से, वो होगा 12,000। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यहां तक हम आ चुके हैं। अच्छा 12,000, अब यहाँ पर माइनस है नेट प्रोसीड, तो आपको हम बता चुके कि 94,000 है अपान, फिर यही जो 10 ईयर है कितने साल का है 10 साल का है, और अपान कर देंगे कितना, देखिए मैच्योरिटी वैल्यू और ये और प्लस नेट प्रोसीड, इसका मतलब साफ है कि 1 लाख और प्लस नेट प्रोसीड कितना आया 94,000, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इनटू यहाँ पर लगा देते हैं 100। अब बताइएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सीधी सी बात है कि 1 लाख जो ये लिखा हुआ है कि 1 लाख है ना, इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि 1 लाख, यहाँ पे 12,000 लिखा हुआ है और इसका हम लेंगे एलसीएम, तो ये 1,20,000 हो जाएगा, और 1,20,000 में 1 लाख प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2,20,000 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे 94,000 से, तो 94,000 से माइनस 94,000 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,26,000 हो जाएगा। समझिएगा जरा, आप अपने आप से भी कर सकते हो इस बीच में कि ये 10 ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1,20,000 प्लस 1 लाख 2,20,000 माइनस 94,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,26,000 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। तो देखिए 10 से डिवाइड, क्योंकि स्पेस कम है तो ये हम शॉर्टकट में आपको समझाते चल रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा 12,600। और देखिएगा इसको पार्ट को सॉल्व कर दीजिए, 1,94,000 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करें कितना आएगा 97,000। तो ये देखिए कर दिया 97,000, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12.98%, या आप इसको क्या कह सकते हो टोटल 13%। आइए जरा आंसर हम देख लेते हैं ऑप्शंस में कहां पर है, ए बी सी और डी। तो देखिए बी में लिखा हुआ 13%, राइट आंसर हो गया आपका बी, दैट इज 13%। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे, और फिर यहां पे दिया है कि यदि समता अंशों पर प्रति अंश आय 1 रुपये 50 पैसा हो ना, और तथा अंशों का बाजार मूल्य यानी कि मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, बाजार मूल्य ये 15 हो, ठीक है, तो पूंजी की लागत क्या हो जाएगी, यहां पर पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अगर लगाएंगे इसको तो फार्मूला हो जाएगा ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, या आप यूं कह सकते हो कि नेट प्रोसीड हमारा कितना है, और इनटू कर देंगे 100 से। अच्छा यहाँ पे देखिएगा आपने क्वेश्चन में देखा था 1.5 दिया हुआ था, और नेट प्रोसीड कितना है 15 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट होकर के आएगा 10%। अब आइए जरा ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए 10%, बी 9%, सी 11%, डी इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, दैट इज 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11। ये देखिएगा क्या लिखा हो कि 10% 5 लाख रुपए के, यानी कि 10% 5 लाख रुपए के ऋण पत्र जो 10 वर्ष बाद सममूल्य पर शोधनीय है। तो सीधी बात है कि डिबेंचर्स है तो फार्मूला हम वही अप्लाई करेंगे। 5% प्रीमियम पर निर्गमन और निर्गमन के वे 5,000 रुपए हैं। तो आपको हम बताते चलें कि नेट प्रोसीड जब आप कैलकुलेट करते हो, 2-3 बातें एकदम क्लियर। पहली बात कि जो भी डिबेंचर पर इंटरेस्ट होगा या आप शेयर्स पर भी बात करें तो उस पर डिविडेंड होगा, तो वो क्या होता है, हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, नेट प्रोसीड को कैलकुलेट करते वक्त अगर कोई प्रीमियम है तो उसको जोड़ लेते हैं, अगर कोई डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे, किसी तरह का कोई निर्गमन व्यय या एक्सपेंसेस दिया उसको भी माइनस कर लेंगे, तब आएगा नेट प्रोसीड। ठीक है। तो अब यहां पर हम फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि 5 लाख रुपए के ऋण पत्र हैं जो 10 वर्ष बाद सममूल्य पर शोधनीय हैं और 5% प्रीमियम पर निर्गमन है। अब समझिएगा कि 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, जो कि प्रीमियम मिल रहा है और इधर खर्चा भी 5,000 हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि 5 लाख पर 25,000 मिला तो 5,25,000 और 5,000 जब खर्चा हो गया तो 5,20,000 हो गई, हो गया नेट प्रोसीड। आगे कहते तो पूंजी की लागत क्या होगी। तो सिंपल है, क्वेश्चन चीजें हम समझ चुके हैं, तो आइए लगाते हैं। तो जैसा कि कॉस्ट ऑफ बिफोर टैक्स अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल है और इस पर फार्मूला हम वही कि मैच्योरिटी वैल्यू पर क्या अमाउंट होगा, माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन फिर करेंगे हम कि मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड और अपान ये कितना हो जाएगा 2 × 100। तो देखिए जरा सारी चीज़ें हम यहाँ पर रख लेते हैं। अच्छा, डिबेंचर कितने का था, तो डिबेंचर फिर से आप देख लीजिए 5 लाख का, और यहाँ पर जो लिखा हुआ 10% डिबेंचर, तो इसी के हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट देखिए कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो गया 50,000, कितना 50,000 का इंटरेस्ट हो गया प्लस। अब मैच्योरिटी वैल्यू पे जैसा कि हमने कहा मैच्योरिटी वैल्यू पे कितना अमाउंट मिलेगा, ये मैच्योरिटी वैल्यू पे हो जाएगा 5 लाख, कितना हो जाएगा 5 लाख। और अभी जो नेट प्रोसीड है वो नेट प्रोसीड कितना है, तो जैसा कि आपने देखा कि 5 लाख पर है ना, थोड़ा सा इसको हम 5 लाख पर आपने इस पर 25,000 का प्रीमियम हुआ और 5,000 ये आपका एक्सपेंस हो गया था जो कि निर्गमन व्यय है 5,000 रुपये। तो कुल मिलाकर के मिला कितना 5,20,000 और इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड। तो मैच्योरिटी वैल्यू देखिए कितना, अच्छा नंबर ऑफ ईयर्स तो भूल ही गए, नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा 10 हो गया। और इसके बाद में अपान लगाएंगे, यहाँ पर इंटू 100 करना है हमें, और यहाँ पर कितना अमाउंट हो जाएगा जरा यहाँ पर देखिएगा कि 5 लाख प्लस कितना हो गया 5,20,000, ठीक है 5,20,000। और इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने से, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, और यहाँ पर हमको मल्टीप्लाइड बाई 100 करना पड़ेगा। अब देखिएगा स्पेस की थोड़ा कमी हो रही है यहाँ पर, तो हम इसे यहीं पे सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा 5 यहाँ पे 50,000 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1 का है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 लाख हो गया। अब ये देखिएगा 5 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया 10 लाख हो गया, और यहाँ पर 5,20,000 जब माइनस कर देंगे तो 5,20,000 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर देखिए 5 लाख प्लस 20,000 तो ये कितना हो जाएगा 10,20,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 5,10,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये टोटल अमाउंट जो कि इसको माइनस करेंगे 4,80,000 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 48,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48,000, समझिएगा जरा 48,000 और डिवाइडेड बाई 5,10,000। ये हमने पूरा
सॉल्व करके बताया है, आप इस पे जा सकते हो। आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इतनी तो मुझे एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो 48,000 डिवाइडेड बाई 5,10,000 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 9.41%। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले को ये सब पता होता। तो भाई ये उन लोगों के लिए भी है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत पहले पढ़े हुए हैं, अब उनको एक वैकेंसी आई तो अब ये एग्जाम उन्हें क्रैक करना है, तो उनको थोड़ा डिटेल में ज़रूरत होती है, तो इस वजह से ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो होपिंग कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए जरा चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा, ए 11%, बी 10%, सी 12%, डी 9.4%, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिया गया है 100 रुपया वाले 8% 5,000 10 वर्षीय। देखिए 5,000 10 वर्षीय ऋण पत्र है, तो 5,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख आ जाएगा। और निर्गमन 4% बट्टे पे है, पिछली बार था प्रीमियम और ये है 4% बट्टे पे, तो 5 लाख का 4% कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। और शोधन देखिएगा कितने 5% प्रीमियम पे करना। आपकी बार देखिए क्या लिखा हुआ कि मैच्योरिटी वैल्यू तो कुछ और ही है। मैच्योरिटी वैल्यू कितने पे हो रही है, मैच्योरिटी वैल्यू शोधन हो रही है प्रीमियम पर, और प्रीमियम कितना है 5% के प्रीमियम पे, और 1% जो है ये लिखा हुआ है। अच्छा, निर्गमन लागत 1% है। अब बताइए 5 लाख का 1% कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा, साफ सी बात है। अब फिर आगे ये भी बात कही गई है कि इसमें बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों पूछा गया, तो टैक्स का रेट कितना है 30% है ना, 30%। तो अब इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इस बार फार्मूला को हम शॉर्टकट में लिखेंगे, तो फार्मूला हम नहीं लिखते हैं। ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा कि जो इंटरेस्ट पेएबल है वो कितना है 40,000 का, कितना है 40,000 का इंटरेस्ट पेएबल है, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू जैसा कि हमने कहा कि मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा 5% प्रीमियम पे है, तो 5,25,000 हो जाएगा, 5,25,000 हो जाएगा। और नेट प्रोसीड देखिए कितना है, तो नेट प्रोसीड कितना है डिस्काउंट वगैरह पे है, तो 4,75,000 है, 4,75,000। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इशू 1% का हो जाएगा, और ये जो इस पर ये 5,000 है, 5,000 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 5 लाख का हो जाएगा। और डिस्काउंट जो दिया हुआ 4%। अब जब 5 लाख का 4% डिस्काउंट करोगे तो 20,000 आ जाएगा ना। तो इस हिसाब से हम इसको यहाँ पर 4,75,000 हमने लिखा है कि वो डिस्काउंट माइनस हो गया 20,000 का, और जो उसका एक्सपेंस है वो भी माइनस हो गया। अच्छा, इसके बाद में अपान नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 10 ही है, और अपान फिर लिख देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 5,25,000, और इसको प्लस करेंगे 4,75,000 से। ठीक है। और डिवाइडेड बाई कर देंगे 2, इंटू कर देंगे कहाँ पर, यहाँ पे कर देंगे इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही सिंपल में। देखिए 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया आपने, तो 4 लाख प्लस 5,25,000, देखिए 4 लाख प्लस 5 लाख 25,000, 9,25,000 है, और उसमें से 4,75,000 को माइनस कर देंगे। जब आप इतना कर दोगे तो उसके बाद में फिर क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, कितने से 10 से डिवाइड कर दोगे, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, वैसे 4,50,000 आएगा, जिसको हम जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45,000। बहुत शॉर्टकट में हम समझा रहे हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेशन को हमने शॉर्टकट कर दिया है। और इसके बाद में देखिए ये 5,25,000 4 लाख, तो देखिए 5 4 9 1 10 लाख को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा, 5 लाख हो गया। और इंटू कर देंगे 100, तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 9% आएगा, कितना आएगा 9%। ये क्या है कॉस्ट, ये है बिफोर टैक्स, आप कह सकते हो बिफोर टैक्स। अब जरा आफ्टर टैक्स का देखिएगा क्या फार्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है ये, आप कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ये कह लीजिए आफ्टर टैक्स कैसे होगा, आफ्टर टैक्स। तो वैसे इसका फार्मूला सिंपल होता है कि 1 माइनस जो भी ये टैक्स रेट होता है, क्या टैक्स रेट होता है या टैक्स परसेंटेज ये कह सकते हैं आप। तो देखिएगा कि और इनटू भी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा इसमें। तो मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितने से, जो भी डिविडेंड का रेट है या इंटरेस्ट का रेट, इंटरेस्ट। तो आइए यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि
ये हो गया आपका 1 माइनस, अच्छा 30% है तो 30/100 को 0.30 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया 0.30 और मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे 9 है तो 9 से हमने कर दिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 0.70 इंटू 9, तो ये हो जाएगा कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.3% हो जाएगा। क्या आ जाएगा 6.3% आएगा। तो आइए ज़रा चेक कर लेते हैं आंसर में कि कहाँ पर है। तो देखिएगा ए 9% तथा 6.3%, 10%, 7%, 8%, 4%, ये बिफोर टैक्स है, ये आफ्टर टैक्स है। तो राइट आंसर हमारा मैच कर रहा है कि 9% और 6.3% है, तो राइट आंसर हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि दिया गया है 100 रुपया वाले 10% अधिमान अंश है। अधिमान अंश का मतलब क्या होता है? अधिमान अंश का मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर से। ठीक है, ये देखिएगा प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ और ₹100, तो सीधी सी बात है। और इशूड एट पार वैल्यू, इशू एक्सपेंसेज 2 रुपया है, 2 रुपया एक्सपेंसेज। अच्छा, ये कहीं पे नहीं लिखा हो नंबर ऑफ शेयर, ये सीधे 100 रुपये का ही बताया गया। ये प्रेफरेंस शेयर कितने का है? 100 रुपये का है। और इस पर इशूड एट पार वैल्यू, इशू एक्सपेंसेस सीधे 2 रुपये का है। ठीक है, तो 100 रुपये का है और एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो 98 रुपये 98 आया है। पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी होता है कि कॉस्ट ऑफ, ये हम लोग डिविडेंड का पूछेंगे, कॉस्ट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस पीडी लिख सकते हो, पीडी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा कि ये प्रेफरेंस डिविडेंड अपान जो भी नेट प्रोसीड है और इनटू 100 कर देंगे। तो सीधी बात है कि हमारा जो हमें मिल रहा वो कितना, जो देना पड़ रहा वो कितना है 10 है, और मिल जो रहा है वो 98 है। क्यों? क्योंकि 100 में से ये 2 माइनस कर दोगे, इनटू 100 करेंगे आप, तो देखिए ये कितना कैलकुलेट हो जाएगा 10.20। और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फिर से आप देख लीजिए कि प्रेफरेंस डिविडेंड अपान नेट प्रोसीड इनटू 100 करेंगे 10.20% या 10.2% आ जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए रीड करते हैं कि दिया है समता अंश का मूल्य कितना? 10 रुपया प्रति अंश है। देखिए इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपीज़ है। और निर्गमन ये लिखा हुआ है 20% प्रीमियम पे। सीधी सी बात है 10 का 20% प्रीमियम 2 रुपया अतिरिक्त मिलता, 12 रुपया हो गया। अंडर राइटिंग कमीशन 5% है, तो 10 रुपये का 5% कितना हो जाएगा? हो जाएगा 0.5 यानी कि 50 पैसे हो गया। ठीक है, और डिविडेंड पर शेयर कितना है? 25%, तो 10 का डिविडेंड कितना हो जाएगा? 2.5 रुपया हो जाएगा, 25% यानी 2.5 रुपीज़ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर विल बी, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर पूछा गया, तो आइए ये लिखा हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। और जैसा कि हम लिखते हैं बिफोर टैक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर अपान मार्केट प्राइस पर शेयर, ये एमपीएस मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू करेंगे 100। तो जैसा कि हमने कहा कि ईपीएस कितना है इसका, तो ईपीएस जो है वो 2.5 रुपीज़ है, क्योंकि 25% कहा गया है। ठीक है, और अपान जो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ था कि 10 रुपये पर 20%, ये जो 2 रुपये प्रीमियम था, है ना, तो 2 रुपया प्रीमियम हो गया, 12 इसमें से खर्च हो गया था वो 5% का 10 रुपये पे, तो 5% ये 50 पैसा हो गया। इस तरह से 11.5 रुपया नेट प्रोसीड आया। ठीक है, नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस, है ना, मार्केट ये हो गया आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो ये कितना हो गया 11.5 और इनटू करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जो कैलकुलेट हो करके आ जाएगा वो हो जाएगा 21.74%। ठीक है, अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं और ऑप्शन में देखिए ए इज द राइट आंसर 21.74%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कंपनी ने 100 रुपया वाले 6% ऋणपत्र 10% बट्टे पर निर्गमित किए, जो 10 वर्ष बाद शोधनीय है। ऋणपत्र पूंजी की लागत है। एक कंपनी हैज इशूड 6% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स। तो बात समझते हैं, कंपनी ने इशू किया है डिवेंचर कितना? 100 रुपये का, है ना, कितने का? 100 रुपये, डिवेंचर ऑफ 100 ईच, मतलब 100 रुपये का डिवेंचर है, और इस पर डिस्काउंट है कितना? 10% है, और रिपेएबल आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद रिपेएबल है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पूछा गया, तो जैसे हम सारे क्वेश्चन लगाते आए हैं वैसे ही कुछ लगेगा, यहाँ का भी वही फार्मूला हो जाएगा। और फार्मूला क्या हो जाएगा कि इंटरेस्ट पेएबल और
अपान क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेएबल प्लस मार्केट वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, नेट प्रोसीड अपान नंबर ऑफ ईयर्स, फिर अपान में क्या हो जाएगा, जो भी मार्केट वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपान क्या हो जाएगा, एवरेज उसका निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे इंटू 100। तो आइए जरा इसको इस फार्मूले से फिर से कैलकुलेट करते हैं, और जैसा कि अभी तक करते आए हैं तो आइए यहाँ पर ये हो गया स्पेस, है ना। तो देखिएगा कॉस्ट ऑफ, अब ये डेब्ट कैपिटल है, डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, तो फार्मूला हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हमने, इंटरेस्ट पेएबल प्लस ये हो गया मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपान कर दिया n, और फिर डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपान क्या हो गया, एवरेज इंटू हो गया आपका 100 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट पेएबल कितना है, तो इंटरेस्ट पेएबल है 6, कितना है 6 है, और प्लस ये मैच्योरिटी वैल्यू कितना 100 माइनस नेट प्रोसीड हाथ में कितना आ रहा 90, और इसको डिवाइडेड बाय कितना 10 साल है, अपान फिर करेंगे 100 और प्लस कर दीजिए 90, अपान क्या करेंगे 2 और इंटू कर दीजिए 100। तो अगर इसको और कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90 बराबर 10 हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई 60, और 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 10 तो कितना हो जाएगा, हिसाब सी बात है 7 हो जाएगा। और ये 100 प्लस 90 तो 190 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 99.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, और ये कैलकुलेट हो करके आ जाएगा कितना 7.36%। तो आइए ज़रा हम आंसर चेक करते हैं। यहाँ पर अप्रॉक्स दिया हुआ है, ये 6% है, बी 6.33%, सी है 7.37%, डी 7.7%। तो ये अप्रॉक्स करके 7.37% आ जाएगा, और सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि स्कंद आवर्त अनुपात है, स्टॉक इन्वेंट्री रेशियो। देखिए स्टॉक इन्वेंट्री रेशियो के तो रेशियो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं रेशियो, पहला होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा होता है एक्टिविटी रेशियो, और चौथा होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो भी रेशियो आते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। लगभग 16, 17 या 18, 20 फार्मूले हैं टोटल मिला करके। अगर एक कंबाइंड फार्मूले कह लीजिए तो ऑन एन एवरेज ये 16 फार्मूले होते हैं। चलिए जरा चेक करते हैं। इसका स्कंद आवर्त अनुपात है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला। और दूसरा एक फार्मूला हो सकता है कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर दीजिए तो वो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्रियाशीलता अनुपात है, एक्टिविटी रेशियो। राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि संचालन अनुपात 70%, संचालन अनुपात की जब बात करी जाती है, ऑपरेटिंग रेशियो की बात करी जाती है, तो ऑपरेटिंग का मतलब हो गया कि जो भी कॉस्टिंग है, जो भी है ऑपरेटिंग का मतलब हो गया कि जितना भी ऑपरेटिंग संबंधी खर्चा है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में क्या आ जाते हैं कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेज प्लस ऑफिस के एक्सपेंसेज प्लस सेलिंग एक्सपेंसेज, इनको सबको जोड़ लीजिए तो क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है ना। और जितना भी सेल्स है उसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट जब माइनस कर देते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि शुद्ध लाभ अनुपात होगा, तो 100 में से जब 70 या संचालन अनुपात माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 30% आ जाएगा इसका। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर, 30%। ये नेट प्रॉफिट रेशियो होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि चालू अनुपात का आदर्श स्तर क्या है। चालू अनुपात का मतलब करंट रेशियो, और करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो आइडियल रेशियो कहा गया है कि 2 भाग यानी कि 2 हिस्सा अगर हमारा क्या होना चाहिए, करंट असेट हो 1 रुपया, यानी कि अगर 2 रुपया करंट असेट हो तो 1 ही रुपया उस पर लायबिलिटी होनी चाहिए। या आप यूं कह सकते हो कि 1 रुपया का लायबिलिटी के लिए करंट असेट 2 रुपया होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज आइडियल रेशियो होता है 2:1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तरल या त्वरित संपत्ति लिक्विड और क्विक एसेट। क्विक एसेट पूछा गया है। क्विक एसेट क्या होता है? देखिए, जो भी करंट एसेट होती है, करंट एसेट के अंदर में कुछ ऐसी एसेट होती है जो कि तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जब भी हम करंट रेशियो की बात करते हैं तो उसमें उन एसेट्स की भी हम बात कर लेते हैं जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर में मिल जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है 1 साल के अंदर में। लेकिन जब हम क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो की बात करते हैं तो उनमें से उन एसेट्स को रिमूव कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिनको 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, या यूं कह लीजिए कि हाईली लिक्विड एसेट वो नहीं होती हैं। अब बात करेंगे वो कौन सी ऐसी एसेट हैं जो कि हाईली लिक्विड नहीं होती है, जिनको करंट एसेट से बाहर कर दिया जाता है और लिक्विड एसेट में रखा जाता है। यानी कि लिक्विड एसेट लाने के लिए करंट एसेट से उन्हें हमें बाहर करना पड़ता। वो होती है 2 एसेट, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन दोनों को जब आप करंट एसेट से माइनस कर देते हैं तो लिक्विड एसेट की प्राप्ति होती है। ऑप्शन देखिएगा, ये करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिग करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप यहां पे देख रहे हैं दोनों एसेट को बाहर किया गया। तीसरे में देखिए स्टॉक को प्लस किया गया तो प्लस तो करेंगे नहीं, और चौथे में भी माइनस तो करा गया स्टॉक को लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस को तो यहां पर भी डिफॉल्ट हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। करंट एसेट में स्टॉक को भी माइनस करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 कीजिए, आवर्त अनुपात प्रबंध को सहायता करते हैं टर्नओवर रेशियो हेल्प द मैनेजमेंट। ये टर्नओवर रेशियो मैनेजमेंट की कैसे हेल्प करते हैं? ऑप्शन देखिएगा, संसाधनों के प्रबंध में, मैनेजिंग द रिसोर्सेज, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, सी वित्त का नियोजन करने में, प्लानिंग द फाइनेंस, डी उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव। तो देखिए जो भी रेशियोज होते हैं तो पहले से जो भी तय स्टैंडर्ड होते हैं, मानक जो बनाए गए हैं, और फिर एक्चुअल जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं उनको हम मापदंड में तय कर सकते हैं। उसकी परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या पोजीशन है, उनका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तरल संपत्तियों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट। तो क्विक एसेट में क्या नहीं इंक्लूड करते? स्कंद, व्यापारिक प्राप्त, बैंक में रोकड़, हस्तस्थ रोकड़। तो ये नीचे की तीनों चीजें लिक्विड एसेट में शामिल होती, सिर्फ स्टॉक ऐसा है जिसको हम शामिल नहीं करते हैं। ए विल बी द राइट आंसर। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि देनदार कितना है? 40,000 रुपया, और प्राप्य विपत्र है 20,000। वर्ष की उधार बिक्री 2,40,000, अतः औसत वसूली अवधि पूछा गया है, यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? यहां पर पहले कैलकुलेट करना होगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पहले कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में ये कलेक्शन पीरियड हमें कैलकुलेट करना होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो फार्मूला है ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स। क्या? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब नेट क्रेडिट सेल्स कितना दे रखा था? 2,40,000 दे रखा था। अच्छा, क्वेश्चन में जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए फार्मूला क्या होता है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल दोनों शामिल होते हैं, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये 40,000 और 20,000 दिया। ऐसी कंडीशन में जब ओपनिंग और क्लोजिंग ना दिया हो तो एवरेज इसी को मान लीजिए। तो 40,000 का डेटर और 20,000 का बिल रिसीवेबल, ये हो गया आपका 60,000। तो डायरेक्टली हमने इसको माना और ये हो गया 60,000। और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा?
देखिए ये 4 टाइम्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स आ गया, है ना। इक्विटी टर्नओवर रेशियो में से आता है ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं इनको, तो 4 टाइम्स हो गया। अब बात करते हैं कि कलेक्शन पीरियड की बात करते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि मंथ्स अपॉन ये जो आया है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए मंथ्स कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं साल भर में, और टाइम्स में कितना आंसर आया, देखिए 4 आया है। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मंथ्स आ जाएगा, यानी कि कलेक्शन पीरियड कितने मंथ्स का होगा, 3 मंथ्स का होगा। तो देखिए ऑप्शन 4 मंथ, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स और नन ऑफ देबो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है, द मोस्ट रिगोरस टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी इज, ए देखिएगा चालू अनुपात यानी कि करंट रेशियो, बी पूर्ण तरलता अनुपात यानी कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, सी तरल अनुपात क्विक रेशियो, और डी है उपर्युक्त सभी आल देवो। तो देखिए तरलता की सबसे कड़ी जांच अगर कही जाती है तो मोस्ट लिक्विड रेशियो की बात जब करी जाती है तो हम पूर्ण तरलता अनुपात की बात करते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो विल बी द राइट आंसर। और वैसे लिक्विड रेशियो की बात करते हैं तो क्विक रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं, लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुपात जितना ही ऊंचा होता है उतना ही अनुकूल होता है, यह लागू नहीं होता है। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज, दिस डज नॉट अप्लाई। ऑप्शन देखिएगा ए नेट प्रॉफिट रेशियो, तो भाई नेट प्रॉफिट रेशियो में तो अनुकूलतम होती, क्यों, जितना हायर नेट प्रॉफिट रेशियो होगा उतने ही अनुकूल होगा। अब भी देखिए स्कंद आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक का टर्नओवर जितना ही ज्यादा होगा उतने ही अनुकूल होगा। सी संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग रेशियो की कंडीशन में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका जितना ही ज्यादा होगा तो फिर आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होगी। और डी कह रहे हैं किसी पर नहीं, नन ऑफ दिस, तो इस पर जाहिर सी बात है राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी संचालन अनुपात। ऑपरेटिंग रेशियो की कंडीशन में ये फेवरेबल नहीं होता, बाकी की कंडीशन में फेवरेबल होता है। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देनदारों का संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ डेटर्स क्या करता है। ऑप्शन देखिए चालू अनुपात बढ़ाता है, इंक्रीज करंट रेशियो, बी चालू अनुपात घटाता है, डिक्रीज करंट रेशियो, सी चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो, डी उपर्युक्त सभी आल देवो। तो आप समझिएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर क्या होता है, करंट असेट का पार्ट होता है। जब आप कलेक्शन करोगे तो डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे, चाहे वो बिल रिसीवेबल से कलेक्ट करेंगे तब भी बिल रिसीवेबल रिड्यूस हो जाएंगे और उसके बदले आ क्या जाएगा, कैश। अब देखिएगा कैश भी करंट असेट का पार्ट हुआ, मान लीजिए 50,000 के डेटर खत्म हो गए तो 50,000 की कैश हो गई, तो करंट असेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो फिर देनदारों के संग्रह से चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सी हैज नो इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज एवं कर के पश्चात लाभ का प्रयोग पर प्रत्याय की गणना में किया जाता है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखिए जो नेट प्रॉफिट जिसको पीबीआईटी या ईबीआईटी बोलते हैं, और अगर इंटरेस्ट घटा देते, ये तो बिफोर होता, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जब बात करते हैं तो ना तो उसमें से इंटरेस्ट घटा ना घटा टैक्स। और जब हम करते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब उसमें से इंटरेस्ट घट चुका है और टैक्स भी घट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज यूज्ड, कहाँ के लिए होता है, किस जगह पे उसका यूटिलाइजेशन होता है, क्या कैलकुलेट करने में। ऑप्शन देखिएगा कुल संपत्ति, टोटल असेट, बी विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड, सी अंशधारियों के कोष का शेयर होल्डर फंड, डी उपर्युक्त सभी आल द एबो। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अंशधारियों के कोष को शेयर होल्डर फंड्स, क्योंकि ये प्रॉफिट जो आया होता है इसी को हम ऐड करते हैं, यूँ कहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसमें, शेयर होल्डर में। तो शेयर होल्डर फंड्स का कैलकुलेशन होता है इससे, इसके कैलकुलेट करने के बाद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चालू अनुपात 2.7:1 है और त्वरित अनुपात 1.8:1। चालू दायित्व 60,000 रुपया स्कंद का मूल्य होगा। करंट रेशियो 2.7:1, क्विक रेशियो 1.8:1 और करंट लायबिलिटी 60,000 दिया है। पूछा गया स्टॉक, तो देखिए
कि करंट असेट में से जब हम क्विक असेट को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, स्टॉक आ जाता है। ठीक है, क्या आता है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। हालांकि यहाँ पर पूछा गया है स्टॉक के बारे में, तो हम सिर्फ स्टॉक को मान करके चलते हैं कि अगर हम करंट असेट से क्विक असेट को माइनस कर देंगे तो स्टॉक की हमें प्राप्ति होगी। लेकिन इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आइए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है। करंट रेशियो क्या दे रखा है, ये है 2.7:1 और ये लिक्विड रेशियो यानी कि क्विक रेशियो कितना दे रखा है, तो ये 1.8:1 दे रखा है। और यहाँ पर करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी, करंट लायबिलिटी दे रखी है 60,000 की। और पूछा क्या गया, यहाँ पे पूछा गया स्टॉक कितना होगा। तो चलिए, हमें यहाँ पर करंट असेट नहीं मालूम है तो हम इस फार्मूले से, करंट रेशियो के फार्मूले से, जैसा कि करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि करंट असेट हमारा कितना है। ये करंट रेशियो लिख लेते हैं 2.7/1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा करंट असेट हमें मालूम नहीं है और ये है 60,000 का। दिस गिव्स, इससे कितना कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, अगर आप देखें तो करंट असेट हमारी 1,62,000 हो जाएगी। इन द सेम वे हम क्विक रेशियो से, जो कि क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी के फार्मूले से कैलकुलेट कर देंगे क्विक असेट का, तो ये 1.28/1 और इज इक्वल टू क्विक असेट अपॉन 60,000 करेंगे और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 1,08,000। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए, स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए करंट असेट में से क्विक असेट या लिक्विड असेट माइनस कर देंगे, तो दैट इज 1,62,000 का करंट असेट है और 1,08,000 का क्विक असेट है, तो माइनस कर देंगे और यहाँ पर कैलकुलेट हो करके आ जाएगा 54,000। तो देखिए जरा, हम ऑप्शंस में आते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि बी राइट आंसर है, 54,000 इज द राइट आंसर। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, संचालन अनुपात है। तो देखिए ऑप्शन ए लाभदायकता अनुपात है, प्रोबेबिलिटी रेशियो बी क्रियाशीलता अनुपात, एक्टिविटी रेशियो सी शोधन क्षमता अनुपात, सॉल्वेंसी रेशियो डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो संचालन अनुपात एक लाभदायकता अनुपात है, ये प्रोबेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करा जाता है इस फार्मूले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात होता है, आइडियल एसिड टेस्ट रेशियो है, तो एसिड टेस्ट रेशियो 1:1 का होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतया किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती, कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। तो याद रखिए कि देखिए रेशियो को 3 तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक पहला परसेंटेज में, दूसरा रेशियो यानी कि प्रोपोर्शन में, अनुपात में, और तीसरा होता है टाइम्स में। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो प्रोबेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है, दर्शित करा जाता है। और इसके बाद में रेशियो में देखेंगे आप तो ये लिक्विड रेशियो या करंट असेट रेशियो को, जिनको आप कह सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो को करते हैं। टर्नओवर रेशियो को करते हैं टाइम्स में हम कैलकुलेट। तो जैसा कि हमने कहा परसेंटेज में हम प्रोबेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए लाभदायकता अनुपात यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और आपको लगता है कि हम आपकी तैयारी में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो देखिए हमारे ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको ये कोर्स मिलेगा। इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो यहाँ पर लिखी हुई कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन MCQs और ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। देखिए इसमें साफ सी बात है कि पहले जब एग्ज़ाम्स यानी कि फॉर्म फिल कराए गए थे उस टाइम पर बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तो अभी आप जब इस टेस्ट सीरीज पे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है कि लाइव जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और प्लस कुछ लाइव क्लासेस भी हम लोग उसमें साथ साथ में देते चलेंगे और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड किया जाएगा। स्टडी मटेरियल जो कि PDF के फॉर्म में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया वो इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन कि आप ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसकी इंफॉर्मेशन है
आगे। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा पंकज कॉमर्स क्लासेज ऐप, और इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जा करके और सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेज, और आपके सामने ये ऐप होगा। इसे आप डाउनलोड करेंगे और इसके बाद में इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो आप यहाँ पर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद में आ जाएंगे होम टैब पे। होम टैब के बगल में ही बैचेज का ऑप्शन है और फिर स्टोर पर जाने के बाद में आप इसे स्क्रॉल करेंगे अपवर्ड की तरफ में और देखेंगे यहाँ पर झारखंड पीजीटी कॉमर्स का आइकन आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखेंगे आप कि ये आपका कोर्स आ चुका है, और झारखंड पीजीटी कॉमर्स, जिसे आप बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर डाउनलोडिंग द ऐप एंड परचेजिंग द कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।